देखिए शो में IMF डील, वजीर आजम मुत्तहरिक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का कयाम, शरह सूद 22% पर। क्या रुपया अपनी असल कदर पर वापस आ सकेगा? इंपोर्ट पर आयद पाबंदियों का खात्मा, $215 अरब के मजीद टैक्सेस, सैलरी क्लास पर मजीद बोझ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, IMF डील और ये एक यकीनी तौर पर खुशाइंद खबर है कि शायद पाकिस्तान जो माशी दलदल में घिसता चला जा रहा है, उस हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमें आगे का रास्ता देखना है। हमें अपना जो लॉन्ग टर्म या तवील मुद्दती प्लान है उसको सामने रख कर आगे बढ़ना है। एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स, चैलेंजेस हैं, उनको सामने रखते हुए मुरत्तब करनी है तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर। और इसलिए शायद मिसाक़े मईशत की बात भी हो रही है या बाज़गश भी हो रही है। दुबई में अहम बैठकें हो रही हैं एक तरफ, और ये कहा जा रहा है कि उसमें आगे के सियासी और माशी खदोखाल का तयन भी किया जाएगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी सिविल मिलिट्री की ताल्लुकात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त कि पाकिस्तान की आर्मी भी इन्वेस्टमेंट काउंसिल में एक अहम किरदार अदा करेगी। और इसके बाद तवक्कात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी से जुड़े हुए जो मसाइल हैं वो मसाइल हल हो सकेंगे। उन मसाइल से निकल कर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सकेगी और ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी हमें अशद ज़रूरत है वो पाकिस्तान में आ सकेगी। इस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, हमारे लॉन्ग टर्म प्लान क्या होने चाहिए, उसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने हम रखते चलें। मामला ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद या आलमी सतह के ऊपर सैंक्शंस के बाद जो अमेरिका की तरफ से ईरान या दीगर ममालिक पर लगाई गई हैं, बहुत से ममालिक अमेरिकी करेंसी यानी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस को कम करते जा रहे हैं। उनके कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका NSR डॉलर के ऊपर कम होता जा रहा है। मेरे पास एक नहीं, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। चीन के सदर ने सऊदी अरब का जब 2022 में दौरा किया, उसके बाद ये तय हुआ कि चीन और सऊदी अरब जो ऑयल ट्रेड होगा वो UN यानी डॉलर के अलावा जो करेंसीज होंगी उसमें करेंगे। इसी तरह सऊदी अरब ने ये फैसला किया कि अब जो ट्रेड होगा उनकी तरफ से ऑयल का, उसके लिए ओपन ट्रेड को मुख्तलिफ करेंसीज पर यानी सिर्फ डॉलर पर नहीं बल्कि दीगर करेंसीज के ऑप्शन भी उस पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये मामला सिर्फ चीन सऊदी अरब तक नहीं बल्कि चीन और मॉस्को यानी बीजिंग और मॉस्को की तरफ से भी फाइनेंशियल कोऑपरेशन के हवाले से इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त हो रही है। और यही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी। अगर इस खत्ते की बात करें तो बांग्लादेश अब 19वां मुल्क बन चुका है जो भारत के साथ रुपयों में ट्रेड करेगा। और इसी तरह इंडिया और मलेशिया के माबैन भी एक मुआहदा हुआ है जिसके बाद वो भी अब डॉलर के अलावा दीगर करेंसीज ऑप्शन इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बात यहीं तक मुहित नहीं, चीन और ब्राज़ील के दरमियान भी कहा जाता है कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके मुताबिक वहाँ पर भी डॉलर के अलावा करेंसीज में ट्रेड किया जा सकेगा। और यही सूरत हाल चीन और फ्रांस की है जहाँ पर टेस्ट ट्रेड के तौर पर नेचुरल गैस का ट्रेड जो है वो डॉलर के अलावा दीगर करेंसीज यानी चीनी करेंसी या फ्रांस जो उस पर यूरो है या दीगर करेंसीज में किया जा सकेगा। तो ये सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। अगर इस वक्त आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताएं तो आलमी सतह पर जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी 60% तक डिपॉजिट्स डॉलर सूरत में रखे हुए हैं। ये अभी भी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक अब एक प्लान के तहत डॉलर पर अपना NSR कम करते जा रहे हैं। एक प्लान के मुताबिक अपना NSR मुकामी अपनी करेंसीज या दीगर करेंसीज पर करते जा रहे हैं। उनको कंसर्न है कि आगे डॉलर का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसर्न्स हैं और इस वजह से ये स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से पेशरफ्त है, लेकिन उस पेशरफ्त से पहले आपको बताएं कि रिसेंटली कीनिया यानी अफ्रीकन स्टेट्स ने भी इस हवाले से अहम पेशरफ्त, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट ने क्या ऐलान किया आपके सामने रखते हैं कि जब हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं अपनी करेंसी में तो क्या ज़रूरत है कि हम डॉलर में ट्रेड करें। क्या कहा उन्होंने, क्या पैगाम था उनका, आपको ज़रा सुनाते हैं। Traders from Djibouti selling to Kenya or traders from Kenya selling to Djibouti have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya?
Why? And we are saying that today, Afri-Exim Bank have given us a mechanism where traders in our continent can trade in their goods and services, and the Africa Exim Bank will settle payments in local currency. नाज़रीन, ये पेशरफ्त अफ्रीका में भी है कि वहाँ के जो बैंक है वो भी जो ट्रेड होगा उसको वहीं की लोकल करेंसी में सेटल करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ममालिक इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बारे में क्या सोच रहा है? पाकिस्तान में रिसेंटली अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ कहा गया कि इस हवाले से पेशरफ्त हुई है कि बार्टर ट्रेड या फिर डॉलर के अलावा दीगर करेंसीज पे इन्हिसार किया जाएगा। रिसेंटली रशिया से जो तेल आया उस कार्गो की भी कहा गया कि पेमेंट जो है डॉलर के अलावा सेटल की गई। लेकिन क्या इस तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें एक बहुत लंबा और तवील रास्ता, जिसमें बहुत सी मुश्किलात और कठिन रास्ता है, उसको अबूर करना होगा? हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठकर कोई स्ट्रैटेजी मुरतब करनी होगी और कैसे कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। आज के प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि मौजूदा शरह सूद यानी 22% पर कारोबार करना कितना मुश्किल हो चुका है, और साथ साथ IMF डील, क्या पाकिस्तानी रुपए की कदर वापस अपनी असल कदर पे आ सकेगी, जिसका ब्लूमबर्ग जिक्र करता है, जिसका वजीर खजाना बार बार हवाला देते हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हमने कहा कि आज हम अहम सवालात उठाएंगे। डॉक्टर आबिद सुरैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपको बहुत खुशामदीद से प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। इरफान इकबाल शेख साहब सदर FPCCI प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इरफान इकबाल साहब, 22 शरह सूद कितना मुमकिन ना या नामुमकिन हो गया अब कारोबार करना, सनत का चलना, लार्ज स्केल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का सस्टेन करना? 22% इंटरेस्ट क्या कहेंगे आप सर? 22% का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि चाइना जो हमारे मुकाबले में है वो 2.83 पे है, बांग्लादेश 6% पे है, हमारा इंडिया 6.5% पे है। हम कम्पीट कैसे करेंगे? हम तो चीख रहे हैं कि खुदारा कोई और टूल इस्तेमाल करें ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए, टर्की में 60% ने करीब इन्फ्लेशन ने टच किया। उन्होंने तो अपने इसको इंटरेस्ट रेट को तो नहीं उन्होंने बढ़ाया, या पॉलिसी रेट को तो उन्होंने चेंज नहीं किया, वो तो तकरीबन 9 के करीब है। तो हम किस तरह से 22 में लेंगे? फिर बैंक आपका 3% लेंगे, 25% में कौन सी इंडस्ट्री आपको फिजिबल रहेगी? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं। देखिए, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो सबसे खौफनाक है वो है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी तकरीबन 18 सेंट में है, और जबकि यही 2-3 मुल्क में जिनका मैंने नाम लिया, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, ये तकरीबन 8 सेंट में दे रहे हैं। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? कैसे हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ेगी और किस तरह से हम इससे निकल सकेंगे? एक बहुत ज्यादा परेशानकुन बात है। और मैंने तो एक चीज देखी है कि IMF की जरूरत थी, मानता हूं मैं, क्योंकि जो आपके रिजर्व्स के जो हालात है, जो इकोनॉमी जो क्राइसिस में थी, उसमें निकलने का एक वाहिद और जल्दी तरीका जो था वो आपका था कि आप उसे IMF से लें और सर्टिफिकेशन लें, ताकि बाकी भी आपको जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब, आपके दोस्त ममालिक, ये सब आपको उसके बाद पेमेंट आपको देंगे और फिर आपका काम चलेगा। लेकिन मुझे बताएं कि जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं होगी, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? जॉब क्रिएशन कैसे होगी, जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। एग्जैक्टली। और आबिद सुरैरी साहब, आप बताइएगा कि ये जो तमाम चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन ऑलरेडी इकोनॉमी स्लो डाउन कर चुकी है। अगर हम ये कहते हैं कि 22% इंटरेस्ट रेट होता है, तो यहाँ से जो हमारे टारगेट्स हैं PDL के या दीगर जो हम रख देते हैं टारगेट्स टैक्स के हवाले से, वो कलेक्शन भी मुमकिन हो सकेगी आबिद सुरैरी साहब? और ये जो तौजी पेश की गई है मॉनेटरी पॉलिसी में कि फिस्कल साइड पे हमने कुछ मेजर्स लिए जिसका इंपैक्ट आएगा, इसको आप कैसे देखते हैं एज एन एक्सपर्ट सुरैरी साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त तो एक लास्ट डिच एफर्ट जो है पाकिस्तान IMF के लिए कर रहा है, और इस वक्त जो चॉइसेस है पाकिस्तान के पास वो ये है कि या खुदा न खास्ता जो इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, या फिर इस वक्त टफ मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं, जो कि मैं देर आए दुरुस्त आयत कह रहा हूँ। यही मेजर्स अगर हम जनवरी फरवरी में ले चुके होते तो शायद इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती, रुपये पे उस तरह का प्रेशर ना होता, या आपके पास बाकी जो इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है वो उस तरीके से स्ट्रगल ना कर रही होती। हैविंग सेड इट, इस वक्त
जो मेयर्स हैं जो कि बज़ाहिर लग रहे हैं कि वो इकॉनमी को स्ट्रैंगल करेंगे, उनका कोई अल्टरनेटिव जो है वो तो सोचा जा सकता था। टैक्सेशन की जैसे बात हो रही है तो सैलरी क्लास की जगह वन कुड प्रपोज की जो सेक्टर हमारे टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आया जाए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हमारा रिटेल सेक्टर जो 22 मिलियन के करीब हमारे वो लोग हैं, 22 लाख जिनके पास कमर्शियल कनेक्शंस हैं और वो टैक्स नेट में नहीं है, या एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स। तो इन चीज़ों पे तो खिलाफ हो सकता है, लेकिन इस वक्त इस चीज़ पे खिलाफ शायद नहीं करना चाहिए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो इज़ अ नेसेसिटी। यही प्लान ए है, यही प्लान बी है, यही प्लान सी भी है, और इन्हीं प्लान्स पे इसी पे रह के हमें चलना होगा। ये मेयर्स अगर इस वक्त हमें टफ लग रहे हैं तो शायद जब आपके पास डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाए तो आपको थोड़ी सी चीजें जो बेहतर लगना शुरू हो जाए। ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है आबिद शरीफ साहब, तो ये 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो हमें मौसूल होती है रकम, तो विल इट बी इनफ? क्योंकि एक तरफ हमने इंपोर्ट से जो हमने कर्ब्स मेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाले हुए थे वो हट जाएंगे, तो हम एक तरह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स है उस पर मजीद प्रेशर आएगा। जो IMF से रकम आनी है जो 9th रिव्यू के बाद है 1.2 बिलियन डॉलर्स है, तो क्या ये इज इट इनफ के जो मेजर्स जो कॉस्ट है इसकी वो दैट द बेनिफिट्स ओवरवे कॉस्ट, या फिर आपको लगता है कि ये उल्टा मामला है आबिद शरीफ साहब? देखिए IMF का प्रोग्राम को 1.2 बिलियन डॉलर के कंटेक्स्ट में ना देखें। IMF का जो लेटर ऑफ कंफर्ट है कि आप अगर उस प्रोग्राम में हैं तो आपको वर्ल्ड बैंक आपको डील करेगा आपके साथ। उस प्रोग्राम में है तो ADB जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जिनीवा प्लेजेस, ये सारी चीज़ें इवन मार्केट से अगर आपको यूरो स्कूक या यूरो बॉन्ड या बेचने हैं तो उसके लिए भी IMF के प्रोग्राम में होना लाजमी है, वरना आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो आप देख चुके हैं कि सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को वो डिक्लाइन का शिकार कर रही है। तो हमें इस वक्त IMF के प्रोग्राम को रकम के लिहाज से नहीं देखना, बल्कि इस लिहाज से देखना है कि उस प्रोग्राम में आने का मतलब है कि हम डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी है, और डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी का मतलब यह है कि हम ट्रस्ट वर्दी हैं और क्रेडिट वर्दी हैं, ताकि बाकी जो है लेंडर्स वो हमारे साथ मामला तय कर सकें। सही, तो इसके बाद आप ये कहते हैं, हम समझते हैं कि हमें मजीद तवक्को है कि और इन्फ्लोज आएंगे, और उसके बाद जो हम ये कह रहे हैं कि आगे जाकर जो हमारे रिजर्व $4 के और पेमेंट्स $4.6 बिलियन या अराउंड $5 बिलियन की हैं टिल दिसंबर, तो हम इस इक्वेशन से निकल जाएंगे आबिद शरीफ साहब होपफुली? बिल्कुल, अगर आपका ये आता है तो वन कैन एक्सपेक्ट के देखिए अगला प्रोग्राम अब आपका लाजमी हो गया है, बल्कि इसके बाद भी शायद एक लेना पड़े, लेकिन अगले माली साल में IMF का एक प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे IMF के साथ अपने एंगेजमेंट का खात्मा कर देते तो अगला प्रोग्राम बहुत मुश्किल हो जाता। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 9th रिव्यू का SLA हो जाता तो आ जाते हैं, और उसके फौरन बाद हुकूमत का या केयर टेकर गवर्नमेंट का जो काम होगा वो ये है कि अगले प्रोग्राम के कंटूर्स तय करना शुरू कर दे, और जो भी इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आए वो उस प्रोग्राम को फाइनल करे, उसको साइन करे, ताकि सितंबर में जबकि आपको बहुत ज़्यादा डॉलर्स की डेफिसिट आएगा उस वक्त आपके पास एक नया प्रोग्राम इन प्लेस हो। तो यही काम जो है ये पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में भी हुआ था, उस वक्त भी एटलीस्ट प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था, और उसके बाद वो PTI हुकूमत के हवाले कर दिया गया था, विच टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर के सॉरी प्रोग्राम में जाने के लिए। अब कितनी जल्दी अगली हुकूमत जाएगी इस प्रोग्राम में, इस पर डिपेंड करता है कि क्या आप सितंबर से दिसंबर तक के लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जितना जल्दी जाएंगे उतना रुपये पर प्रेशर कम आएगा और उतनी जल्दी हम अपना लोन पे कर सकेंगे। सही। और इरफान इकबाल साहब ये बताएं, क्योंकि आप लोगों ने बजट तजावीज़ भी दी थी मॉनेटरी पॉलिसी पर, इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना नहीं थे तो वो तो सिंगल डिजिट की बात करते थे और आपके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर कहते थे कि नहीं होना चाहिए शरह ज़्यादा। तो अब आपका मुतालबा या आपकी वजारत खजाना या हुकूमती उमूर में जो लोग चला रहे हैं उनसे बात हुई है इस बारे में कि 22% हम नहीं कर सकते, कारोबार कैसे करें? इरफान साहब जी बिल्कुल, इसमें बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है, FM से भी हमारी बात हुई है, हमारे जो हमारे मिनिस्टर दूसरे हैं उनसे भी सारी बात हुई। असल में आप ये चीज़ देखें कि 22% आप करें और 3% उसके ऊपर दें, 25% नहीं चल सकती, आपकी इंडस्ट्री नहीं लग सकती इसके ऊपर, और ये हमें इसके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा। और देखिए हमने जब शुरू में, मुझे याद है 2020 में
जब हमारा यहाँ पे रेट था कोई 13.25% के करीब चला गया हुआ था, जी तो हमने जो पिछली गवर्नमेंट थी उनसे जाके हमने रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि जी इसको 13.25% इज टू मच, आप इसको कम करें। और फिर हमने इसे कम कराते कराते उसको 7% तक लेके आए, 7% हो गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आने वाली गवर्नमेंट भी कोई आएगी या किस तरह से आएगा, ये चीजें किस तरह से चल पाएंगी। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, इतना बड़ा इतना पॉलिसी रेट जो है ना, ये किसी सूरत भी कबूल नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी तो इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करती। हमें इसके लिए और मेजर्स ढूंढने चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज जो मैं खासतौर पे जो बताना चाहता हूँ कि हमने कहा था कि जी आपके पास ज़र मुबादला की कमी है, ठीक है, IMF ने दे दिया, उसके बाद कुछ आपको आने सोचेंगे, लेकिन हमने अपने ऑन पे तो कुछ करना है। हमने कहा था कि जी आप हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं इनके लिए कोई पैकेज दें, इनके लिए कोई एक लेके आए, एक इंसेंटिव वाइज करें इनको, ताकि वो अपने पैसे यहाँ ला सकें। देखिए अभी FDI जो ना यहाँ पे अभी आती मुझे नजर नहीं आ रही, इसलिए कि आपका डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा। जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होता, आप 300 रुपये में लें, कल को रेट हो जाए 350, 400, कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो कौन FDI लेके आएगा यहाँ पे? आपकी जो पुराने मल्टीनेशनल जितने भी हैं उनके रेमिटेंस से पूरी नहीं हो सकी। अब आप देखने के PSO चला गया यहाँ से, आपका सीमेंस चला गया यहाँ से, इस तरह बड़ी कंपनियां भी चली गई हैं। ये अभी मुझे फोन आया था उनका क्या नाम है, जो उनके MD साहब तशरीफ लाए थे पार्कों के टोटल के, और वो बहुत ज्यादा गिला कर रहे थे कि जी आपने 10% आपने इंक्रीज कर दिया, सुपर टैक्स लगा दिया, फिर आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें मुख्तलिफ किस्म की, और ये जो आपने कर दिया मिनिमम टैक्स कर दिया, तो हम कैसे बिजनेस चलाएंगे और किस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो खैर इसके ऊपर हमने FM से बात की थी, मैंने उनको कहा जी कि 10% नहीं है, इसकी शरह जो है कम आ जाएगी। उन्होंने हमारे साथ बात की है। FM ने ये वादा किया था कि हम जो 300 तक जो है उसमें हम 4% करेंगे, और फिर 400 का उसको 5 इस तरह से हम लेते जाएंगे, ताकि चीजें जो ना आसान हो जाए लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि उसको किस तरह से अभी उसको लेके जाते हैं और क्या उसका फैसला करते हैं फाइनल। वैसे तो फाइनेंस बिल आ गया, उसमें तो उन्होंने वो तो आ गया है, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम इस तरह कैस्केडिंग करके इसको लेके जाएंगे। तो लेट्स सी। इसके अलावा और सबसे जो हमें जो मसला नजर आ रहा है कि ठीक है ये सब अपना IMF का हो भी गया, बट मुझे बताएं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाते हैं। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाते, हम किस तरह से इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। हमने 25 बिलियन देना है अगले साल में, फिर उसके बाद हमने 3 सालों में तकरीबन $70 बिलियन के करीब हमने देना है। तो और हमने अपने जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है इसकी डेट की, उसके लिए क्या प्रोग्राम है, ये सारी चीजें जो है ना सोचने वाली हैं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और यही चीज हम लेके जा रहे हैं कि पॉलिसीज को भी हम कोई इस तरह से बनाएं कि 15 ईयर्स का कोई प्लान करें कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो पॉलिसीज जो उसके ऊपर सारी पार्टीज का कंसेंसस हो और मसाके मईशत जो उसकी बात करते हैं उसके बाद ये चीजें बेहतर होने के आगे की पॉलिसीज की बात की तो सर एक पॉलिसी डीडॉलराइजेशन की भी है। आबिद सुरेश साहब आपने उस पर तफसीलन लिखा भी है, और इरफान इकबाल साहब आपका भी अपना एक ओपिनियन होगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, उस पर पूछते हैं क्योंकि ये बहुत से ममालिक अफ्रीकी ममालिक में हो रहा है, चीन, सऊदी अरब, इंडिया, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, जिसमें हमने बताया कि रूस बहुत मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर रहा है, पाकिस्तान का कुछ मामला इसमें शुरू हुआ भी है, लेकिन क्या ये आगे का रास्ता हो सकता है मुमकिन हल का? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात IMF प्रोग्राम, साथ साथ उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, शरह सूद 22% पर, और अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए। डीडॉलराइजेशन के बारे में आबिद सुरेश साहब आप फरमाइए, क्योंकि ये बहुत से ममालिक कर रहे हैं। ये आपने कहा था कि मैजिक स्टिक नहीं है, लेकिन क्या हम इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए और हमें इस पर कम से कम डायलॉग ये कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया से मुराद अगर आप दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक जो वेस्ट है और एक जो रेस्ट है, तो मगरब के अलावा जो बाकी तमाम दुनिया है वो डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है, खा वो अमेरिका की दोस्त है, खा वो अमेरिका के कंपेटिटर हैं, या उनके अमेरिका से पॉलिसी के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान को भी एक और वजह से ये डॉलराइजेशन जो है इसको परसू करना होगा कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है, और जो डेट अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो भी इसको पॉलिसी को परसू कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी कोशिश की, कुछ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के जरिए कुछ बार्टर ट्रेड की जो हाल ही में
रशिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ हुआ, चाइना के साथ इन प्रोसेस है। और हैविंग सेड इट, ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट बनेगा जो हमारे टोटल डॉलर में लायबिलिटीज़ होती हैं। अभी भी हमारा मेजर चंक जो है वो डॉलर्स में ही है, और इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद डॉलर की से डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जितना हम बचा सकें वो ज़रूर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इन मैयर्स को, खा वो बार्टर ट्रेड है या वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें फंक्शनल बनाया जा सके। एवरी डॉलर विच इज़ सेव्ड इज़ डॉलर अर्नड। तो अगर हम अर्न नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट सेव तो करें। सही, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा सर? लोकल लेवल के ऊपर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इन तमाम सहूलियात और जहाँ हम खड़े हैं इसमें हम इसको सही किए बगैर क्या हम जा सकते हैं इस रास्ते पे? देखिए, इस पे जो बार्टर ट्रेड के लिए तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करने पड़ेंगे उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ हम बार्टर ट्रेड करना चाह रहे हैं। कि हम जो एक फॉर एग्जांपल अगर हमें एनर्जी चाहिए, ऑयल चाहिए और उसके बदले गंदम देनी है, तो गंदम का रेट क्या होगा और ऑयल का रेट जो है वो किस तरह से तय होगा, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। बार्टर ट्रेड में जो मेजर चैलेंज आता है वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि कितनी मिकदार जो है वो गंदम की वो ऑयल के बराबर उसकी पेमेंट बनेगी। ज़ाहिर है कि दोनों की अलग पेमेंट जो है वो ऑलरेडी डॉलर में या किसी भी करेंसी में उनका तखमीना लगा लिया जाता है। उसके बाद उसके जो टैरिफ बनते हैं, उस पर जो कस्टम ड्यूटी है, तो ये कुछ रेगुलेशंस और लॉज हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, खा वो बार्टर ट्रेड है या वो आपकी कन्वेंशनल ट्रेड है, वो है कि आपकी बास्केट में है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर हमारे पास डाइवर्सिटी नहीं है और अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पास गिनती की 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो राइस है, वो मैंगोज़ हैं, वो कीनूज़ हैं, और उसके बाद वो आपकी कुछ स्पोर्ट्स गुड्स या लेदर गारमेंट्स वगैरह हैं। तो उसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं चीज़ तो आपके पास है कोई नहीं। तो जाहिर है कि कंपेटिटिव रहने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट बेस जो है उसको बढ़ाना होगा, उसमें डाइवर्सिटी लेके आनी होगी, उसमें वैल्यू एडिशन करना होगी, ताकि हम ज़्यादा बेटर कंपेटिटिव रेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकें। और अगर हम रेट अट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी बाकी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, बार्टर ट्रेड का कामयाब होना या करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स का कामयाब होना। सही। और इरफान इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि हमें डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, और आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? दीगर ममालिक जो इस तरफ जा रहे हैं, इसमें फ़ायदा है, नुकसान है, और क्या हम मौजूदा सहूलियात के साथ जो अब शरह सूद की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल की बात कर रहे थे, क्या हम बढ़ सकते हैं इस तरफ? इरफान साहब, जी, सबसे पहली बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि हमने अगर इंडिया की मिसाल मैं देता हूँ कि मैं एक दूसरी सुन रहा था तकरीर उसकी, क्या नाम है, मोदी की। मोदी साहब कहते हैं कि हमने 250 बिलियन की FDI हमारे पास आई है। तो FDI आना कोई काम नहीं है, हमारा जो असल काम यह है कि 162 कंट्रीज से वो आई है। तो हमारा जब तक हमारी वजारत अपना जो है क्या नाम है इसका, फॉरेन हमारे मिनिस्ट्री, ये जब तक यहाँ पे करेंगे, हमारा तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया है, मैं कहता हूँ उसके साथ रशिया है, आपका अफगानिस्तान है, आपका ईरान है, हमारे कम से कम जो हमारे रीजनल ट्रेड है उसको तो हम फौरी तौर पे देखें कि हम उसको बेहतर करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट फौरी तौर पर मिलने शुरू होंगे। अगर यूरोप 1000 साल जंग करने के बाद अपने बॉर्डर्स बाकी सबके लिए खोल सकते हैं, तो हमारा कौन सा 1000 साल जंग है? हम क्यों नहीं उसको चीज को देखते? हमारे किसी के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, ना हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, ना कभी ईरान के साथ कभी अच्छे बुरे रहते हैं। इसी तरह इंडिया के साथ हमारे कभी भी अच्छे नहीं रहते, थोड़ा अच्छा निकलता है, अच्छे होने का बुरा ज्यादा निकलता है। इसी तरह रशिया के साथ हम कर सकते हैं। हमें तो इस चीज को फोकस करना है। और बॉर्डर ट्रेड की बात जो आपने की, बहुत अच्छी बात की हमारे सुलैजी साहब ने, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड ही इसका मेन हल है, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर नहीं है, ना डॉलर मुझे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हमें बॉर्डर ट्रेड को फौरी तौर पे फरोग देना पड़ेगा ताकि इसको जितना निकल। लेकिन हमारे पास गुड्स भी तो नहीं है सर, यहाँ सप्लाई चेन के मसले अपने हैं, तो वो भी तो हो तो हम करेंगे ना बॉर्डर ट्रेड। जी, मैं यही आपको बता रहा हूँ। देखिए, बॉर्डर ट्रेड हम एकदम तो ये नहीं होना है सारी बॉर्डर हम कर लेंगे। हम इसकी तरफ चले तो सही। हम तो ईरान के साथ 1.5 बिलियन की करते हैं, इंडिया आपके सामने 12 से 14 बिलियन के करीब करता है, हालांकि उसका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता। हम तो बड़े आसानी के साथ इसके साथ कर सकते हैं।
लेकिन हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की क्योंकि हम शाह से ज्यादा उससे ज्यादा वफादार हैं। हम तो ज्यादा डरते हैं। सैंक्शन जो है ना ईरान पे लगी 40 साल हो गए, इंडिया कारोबार कर रहा है और भी मुल्क कारोबार कर रहे हैं और थ्रू अपना ऐलान कर रहे हैं, तो हम डरते हैं। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम कुछ और भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भी है। अच्छा, हमें ओवरसीज के लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था। फिर हमें एग्रीकल्चर के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने रीट का बनाया, जैसे हमने ये आपकी जो है रियल स्टेट का हमने एक बनाया ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया। इसी तर्ज पे हमें रीट की तर्ज पे हमें ये बनाना पड़ेगा एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ताकि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में जा सकें। ये हम जो 7 बिलियन का या 6 बिलियन का मंगवाते हैं, ऑयल मंगवाते हैं, पाम ऑयल मंगवाते हैं, हम जो पल्सेस मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इन चीजों को यहाँ पे खुद इसके ऊपर कर सके। हमने तो किसी चीज के ऊपर भी प्रॉपर वर्किंग की ही नहीं। हमने इंशाल्लाह फेडरेशन ने इसके ऊपर काम किया, हमने रीडिजाइनिंग ऑफ हमने किया इसकी एग्रीकल्चर, ताकि हम चीजों को आगे लेके जा सके। हमारे पास ना सीड अच्छा है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे पास मशीनरी अच्छी है। तो हम किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे, हमें सारी पॉलिसीज को यकसा देखना पड़ेगा और यकसुई के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये आबिद साहब ये बताइए, क्योंकि ये जो अभी तो 60% तक सेंट्रल बैंक के रिजर्व डॉलर्स में ही हैं, लेकिन आप इम्प्लीकेशंस ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या देखते हैं अगर आहिस्ता आहिस्ता डी डॉलराइजेशन की तरफ मॉस्को, बीजिंग, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, तकरीबन तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है, तो क्या मुस्तकबिल क्या नजर आता है फिर आपको ग्लोबल इकोनॉमी का? आबिद साहब देखिए, मेरा ख्याल है वेस्ट ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उनका ओवर डोजेज कर दी, ओवर यूज कर दिया, जिसके नतीजे में कि अब तमाम दुनिया जो है वो एक तो वो अपने रिजर्व जो है वो किसी तीसरी करेंसी में रखने की सोच रही है, और दूसरा डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है ताकि वो रिस्क को कम कर सके। तो ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के बाद चाइना जो है बड़ी तेजी के साथ वो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप कर रहा है। CISP के नाम से वो चाइनीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम होगा, ताकि अगर स्विफ्ट से कल को चाइना को किसी स्टेज पे अगर रोका जा सके तो चाइना का अपना एक ट्रांजैक्शन सिस्टम हो। इसी तरीके से हमने देखा कि रशिया के, आपको पता है कि तकरीबन $500 बिलियन जो हैं वो इस वक्त स्ट्रक हैं मुख्तलिफ वो डॉलर करेंसी में, तो उसको युआन में अब लेके आने की कोशिश की जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में स्पेशली बढ़ रहा है, तो मिडिल ईस्ट, चाइना, रशिया, ये सारा जो एक रीजन है ये बड़ी तेजी के साथ युआन सेंट्रिक जो है वो थर्ड करेंसी उसकी तरफ जा रहा होगा, ताकि डॉलर से रिलायंस कम हो सके, डोमेस्टिक करेंसी का जो रिस्क है उसको युआन में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इरफान इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त में ज्वाइन किया। नाज़रीन, शरह सूद 22% पर है, इसमें इंडस्ट्रीज़ किस तरह काम करेंगी? IMF का प्रोग्राम तो है, लेकिन IMF प्रोग्राम की इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान की महंगाई और दीगर फंडामेंटल्स पर क्या होंगी, और साथ साथ मुस्तकबिल का रास्ता यानी डी डॉलराइजेशन, क्या पाकिस्तान इस तरफ आगे बढ़ सकता है, क्या ज़रूरत होगी उसके लिए हमें करने के लिए, सब पर गुफ्तगू हुई। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।